हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट। लास्ट क्लास के अंदर मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आस्क्ड इन वाइवा ये आपको बताया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। जब हम कैश बुक बनाते ही हैं तो हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है। तो अगर अभी आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो पहले जाके देखो और अपना वाइवा के अंदर पूछे जाने वाले सवाल को तो पक्का कर लो। आज इस लेक्चर के अंदर हम लोग अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट जो कि हमारे थियरी पेपर में पूछा जाएगा उसकी शुरुआत करेंगे और उसमें सबसे पहली जो चीज़ आती है वो आती है हमारा फॉर्मेट। तो फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ने के दो तरीके हैं। एक तो आप अपनी किताब खोलो और उसका रट्टा मार लो, दूसरा उसे समझ लो तो क्वेश्चन इतना आसान हो जाएगा कि आपको कहने की हद नहीं है। तो आज इस पूरे लेक्चर के अंदर हम पूरा का पूरा फॉर्मेट ढंग से समझ लेंगे और अगले लेक्चर के अंदर हम एडजस्टमेंट्स समझेंगे। तो लेक्चर नंबर 2 इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए कोई जल्दबाजी हम लोग नहीं करने वाले। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट अगर हम देखें तो फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट देखो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होगा। आपको लास्ट क्लास में बताया गया था कि पूरा का पूरा फॉर्मेट जो होता है या पूरी की पूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट जो होती है वो 3 एक्टिविटी के ऊपर बेस्ड होती है। पूरी की पूरी जो CFS है हमारा वो 3 एक्टिविटी के ऊपर बेस्ड है। इसके अंदर जो पहली एक्टिविटी आती है वो आती है हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सेकंड आती है हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और जो थर्ड आती है वो आती है हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और देखा जाए तो चौथी भी एक और चीज है वो है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है जी। अब जो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है उसको ही हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट अप्रोच से करेंगे, यानी उल्टा। इनडायरेक्ट अप्रोच से मेरा मतलब ये है कि हम यहां पर कोई भी ऑपरेटिंग नेचर की चीज नहीं लेंगे, सारी की सारी नॉन ऑपरेटिंग। और हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं तो हम सारा का सारा नॉन कैश आइटम्स यहां पर लेने वाले हैं। इन्वेस्टिंग सीधा साधा है, पैसा आएगा तो प्लस जाएगा तो माइनस। फाइनेंसिंग सीधा साधा है, पैसा आएगा तो प्लस जाएगा तो माइनस। हमें फोकस करना है सिर्फ यहां पर। ठीक है जी। तो सबसे ज्यादा फोकस जो चीज आज रहने वाली वो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो देखेंगे तो ये है फॉर्मेट। इसके अंदर हम चीजें हम लिख कर लाए हैं और आज हम ये देखेंगे कि इनका मतलब क्या है। तो देखो शुरुआत कहां से होती है। पहले तो कैश फ्लो स्टेटमेंट एज ऑन, आपको यहां पर अपनी डेट लिखनी होगी। ठीक है जी। यहां पर हम लिखेंगे अपनी डेट। यहां आ गई हमारी डेट, जनरली 31 मार्च होती है, क्लोजिंग डेट पर ये बनता है। फिर जो पहली आइटम आती है वो होती है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी और यहां पर मैंने मेंशन भी किया है बेटा इनडायरेक्ट। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी यानी डे टू डे ट्रांजेक्शन। लेकिन हम इनडायरेक्ट अप्रोच का पालन कर रहे हैं तो हमें सारा काम उल्टा करना पड़ेगा। तो जो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द फॉर्मेट है वो है प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अब ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स क्या है ये आपको एक वक्त आने पे मैं बताऊंगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स एक वक्त जब आएगा, अच्छा वक्त आएगा, बिल्कुल आएगा, सबका आएगा, मेरा आया तुम्हारा भी आएगा। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम मैं आपको बताऊंगा कुछ समय बाद। ठीक है जी। तो बिफोर टैक्सेशन, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ये हमको निकालना होगा एक पर्टिकुलर वर्किंग नोट बनाकर। यानी हमारे CFS के फॉर्मेट की जो शुरुआत होती है वो एक वर्किंग नोट से होती है। तो वर्किंग नोट क्या है आओ देखते हैं। दिस इज द वर्किंग नोट। तो आपको प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट जो लास्ट ईयर आप देखोगे। अच्छा एक बात और बता देता हूं, जो पूरा का पूरा CFS होता है वो इंक्रीमेंटल बेसिस पे बनता है। वी हैव टू प्रिपेयर CFS ऑन इंक्रीमेंटल बेसिस। इंक्रीमेंटल का मतलब क्या होता है, चेंज। 2018 से 2019 में कितना बदलाव आया उस हिसाब से हम यहां पर क्या बनाते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट। डायरेक्ट आइटम बहुत ही कम आती है तो वो आपको बता दूंगा यार ये कैसे। पहले फॉर्मेट तो समझ लें कौन सी चीज कहां दिखेगी और उसका मतलब क्या है, कैसे कैलकुलेट करना है, वो तो आने वाले एपिसोड्स में आप देख ही लोगे। तो प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ P&L ये आपको मिल जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस में। बैलेंस शीट याद होनी चाहिए आपको।
तो रिजर्व एंड सरप्लस में प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल दिया होगा, वो हमको वहां से यहां पर उठाना है। अब वो जो प्रॉफिट होता है वो आफ्टर ऑल एप्रोप्रिएशंस होता है। एप्रोप्रिएशंस 4 होती है, तो आफ्टर ऑल एप्रोप्रिएशन है और हमें जाना है बिफोर, तो बिफोर के लिए हमको ये चारों की चारों एप्रोप्रिएशंस को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो जो पहली आती है वो आती है प्रोविजन पहली जो आती है वो आती है प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। अब ये मेड और पेड का पंगा क्या है, 2 मिनट लगा के समझा देता हूं। देखो, हमारा इनकम टैक्स जो है वो सेल्फ असेसमेंट टैक्स होता है। हमको अपना टैक्स खुद कैलकुलेट करना है, कोई सरकारी मुलाजिम आकर आपका टैक्स कैलकुलेट नहीं करेगा। ऑल्दो बहुत सारी स्क्रूटनीज के अंदर हमारा टैक्स रीचेक करवाया जाता है कि भैया ठीक भरा है या नहीं भरा, लेकिन मेजॉरिटी में देखा जाए तो आपको अपना टैक्स खुद कैलकुलेट करके सरकार को देना है और सरकार आप पर विश्वास करके वो टैक्स ले लेती है। अब ये जो टैक्स हम कैलकुलेट करते हैं, हमने 31 मार्च को अपने अकाउंट्स को क्लोज किया। 31 मार्च को क्लोज करने के बाद आप जो अकाउंट क्लोज करोगे 31 मार्च को तो टैक्स नहीं भर दोगे, तो सरकार कहती है कि आप 2 या 3 महीने का टाइम ले लो और जुलाई अगस्त में हमको अपना टैक्स दे देना। अब सिंपल सी बात है, 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक जो पैसा आपने कमाया उसका टैक्स आप 31 जुलाई 2019 तक भरोगे, यानी पिछले साल जो पैसा कमाया उसका टैक्स आप आने वाले साल में दोगे। तो यानी इस साल जो आपने पैसा कमाया उसका टैक्स अगले साल देना है, और जो इस साल आपने टैक्स दिया होगा वो पिछले साल आपने भरा, पिछले साल कमाया होगा। सिंपल सी बात है, 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 में कमाया हुआ धन का टैक्स आप 31 जुलाई, लगभग 31 जुलाई 2019 तक भरोगे। तो वो तो आप अगले फाइनेंशियल ईयर में भर रहे हो, और इधर भी जब जुलाई आई होगी तो आपने वो टैक्स पिछले साल का पे किया होगा। तो जब हम इस साल टैक्स पे कर रहे हैं तो वो पिछले साल का था, और इस साल का जो टैक्स एक्चुअल है वो हम पे करेंगे अगले साल। तो बेटा 2 टैक्स हो गए, एक हो गया पेड ड्यूरिंग द ईयर और एक मेड यानी ड्यू ड्यूरिंग द ईयर। तो जो ये मेड वाला है ये वो टैक्स है जो हमने इस साल कमाया लेकिन हम देंगे कब, अगले साल। ठीक है जी। एक होता है पेड ड्यूरिंग द ईयर, जो पिछले साल कमाया हुआ टैक्स जो था, इनकम थी, उसके ऊपर जो टैक्स जो हमने इस साल भरा होगा। तो यहां पर वो टैक्स आएगा जो इस साल से रिलेटेड है, लेकिन अभी पे नहीं करना, पे तो हमने अगले फाइनेंशियल ईयर में करना है। गॉट इट? तो ये आ गया पेड ड्यूरिंग द ईयर। सेम कहानी यहां पर होती है डिविडेंड की। डिविडेंड भी पेड और मेड होता है, लेकिन हमें सिर्फ पेड पे फोकस रखना है कि आपने पूरे साल में डिविडेंड दिया कितना। ऑब्वियस सी बात है, जो डिविडेंड हम देते हैं वो पिछले साल का ही होता है, क्योंकि 31 मार्च को जब हमारा प्रॉफिट कैलकुलेट होगा, डिविडेंड इज द शेयर इन प्रॉफिट, डिविडेंड इज शेयर इन प्रॉफिट। तो भैया प्रॉफिट तो 31 मार्च को कैलकुलेट हुआ है, आज ही थोड़ा आपको डिविडेंड मिल जाएगा, शेयर होल्डर को उसी दिन थोड़ा मिल जाएगा। तो डिविडेंड एजीएम होगा, डिविडेंड अनाउंस होगा, फिर डिस्पैच होंगे चेक्स, तो ये थोड़ा सा 1-1.5 महीना 2 महीने का समय ले जाता है। तो कहानी भैया ये है कि अगर आज आपने टैक्स कमाया, पे आप अगले साल करोगे, आज आपने डिविडेंड अनाउंस किया, पे आप अगले साल करोगे। ठीक है जी। तो यहां पर आपको सिर्फ टैक्स में देखना है, टैक्स का मेड और पेड चलेगा। ठीक है जी। पेड अभी हम देखेंगे कहां आएगा, मेड यहां पर आता है, और डिविडेंड में सिर्फ पेड देखना है कि पूरे साल में आपने डिविडेंड पे कितना किया। ठीक है जी। एक होता है डिविडेंड यानी फाइनल डिविडेंड, इसको हम बोलते हैं फाइनल डिविडेंड, और एक होता है हमारा इंटेरियम डिविडेंड। इंटेरियम डिविडेंड मतलब होता है साल के बीच में, जब कंपनी को लगता है कंपनी ने बहुत ज्यादा पैसा कमा लिया है या उसके रिजर्व्स काफी अच्छे चल रहे हैं, तो अपने शेयर होल्डर को खुश करने के लिए एक साल में बीच में इंटेरियम डिविडेंड दे देती है। आईटीसी जैसी कंपनी साल में कई बारी डिविडेंड्स देती है। ठीक है जी। आईटीसी, यू नो आईटीसी। तो इंटेरियम डिविडेंड भी नाम की एक चीज होती है। तो पहला एप्रोप्रिएशन आ गया, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड। कहां मिलेगा, ये भी आपको शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के अंदर मिल जाएगा, और डिविडेंड पेड ये भी आपको शॉर्ट टर्म प्रोविजन, यानी डिविडेंड पेड, इसको हम प्रोविजन फॉर डिविडेंड या प्रोपोज्ड डिविडेंड के नाम से जानेंगे, प्रोपोज्ड डिविडेंड। क्लियर है? फिर आता है ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। जितना पैसा जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया होगा, अगर जनरल रिजर्व में कुछ पैसा ट्रांसफर किया होगा तो वो भी यहां पर आ जाएगा। पिछले साल था 1 लाख, अब हो गया 1,20,000, तो 20,000 आपने ट्रांसफर किया होगा, वो यहां आ जाएगा। और ये आ गया इंटेरियम डिविडेंड अगर गिवन होगा। तो ये ऑलवेज गिवन इन एडजस्टमेंट, ऑलवेज, ये बात बताएंगे भी आपको हम,
गिवन इन एडजस्टमेंट। ये कभी भी बैलेंस शीट में गिवन नहीं होगा, हमेशा एडजस्टमेंट में गिवन होगा आपको, नीचे बैलेंस शीट के नीचे। और ये सारी चीजें आपको बैलेंस शीट में नजर आ जाएंगी अगर होंगी तो। क्लियर है? ये सारी चीजों को जोड़ने के बाद जो हमारा अमाउंट आएगा। अच्छा, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स भी होती है जो एक वक्त आने बताऊंगा, जैसे भूकंप आ गया, पैसे दिए या लिए, ठीक है जी, अर्थक्वेक आया या सुनामी आ गई, पैसे लिए या दिए, कोई एक एम्प्लॉय अनवॉलेंटरली रिटायरमेंट ले गया, ठीक है जी, एक आया एकदम से लेकर चला गया, समझ रहे हो, पैसा, तो वो आपदा हो गई हमारी, इंश्योरेंस क्लेम मिलना, ठीक है जी। तो ये सारी एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स होती हैं, इनका ट्रीटमेंट क्या है एक वक्त आने पे बताएंगे आपको। तो अब जो पैसा बचेगा, यहाँ जो भी अमाउंट आएगा वो होगा प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। अभी हमने इसको एक्सक्लूड किया है तो आप कह सकते हो प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन, ठीक है जी। तो इस फॉर्मेट को नहीं भूलना है। दिस इज द वर्किंग नोट, दिस इज द वर्किंग नोट वी नीड टू प्रिपेयर बिफोर स्टार्टिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है जी। तो पहला आएगा प्रॉफिट एज पर पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस में दिख जाएगा। ये 4 एप्रोप्रिएशन आएंगी, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, स्टोरी सुन ली, दोबारा सुनाएंगे जब एडजस्टमेंट कराएंगे। डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड फाइनल डिविडेंड होगा, प्रोपोज डिविडेंड के नाम से दिख जाएगा। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, जो जनरल रिजर्व में पैसा ट्रांसफर करोगे वो, और इंटेरियम डिविडेंड ये हमेशा एडजस्टमेंट में होगा अगर दिया होगा तो। इन चारों को जोड़ने के बाद जो भी अमाउंट आएगा वो हमारा यहाँ पर एज अ स्टार्टिंग पॉइंट दिखाई दे जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है जी। तो मतलब फॉर्मेट शुरू करने से पहले ये अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा वर्किंग नोट में जाकर। चले, अच्छा जी। अब सब कुछ उल्टा है, हमको ऐड करना है नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, या तो नॉन कैश खर्चे आएंगे या नॉन ऑपरेटिंग खर्चे। अब देखो, पहली बात तो एक्सपेंस है और ये क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। क्यों भैया? हम इनडायरेक्ट अप्रोच कर रहे हैं। तो पहला ऐसा कौन सा नॉन कैश खर्चा आता है? वो आता है डेप्रिसिएशन, ये नॉन कैश है। तो अगर हमने पूरे साल में डेप्रिसिएशन लगाया है तो वो यहां पर प्लस हो जाएगा। इनटेंजिबल एसेट राइट ऑफ, जैसे गुडविल को राइट ऑफ किया, पेटेंट की वैल्यू कम हो गई, ठीक है जी, कॉपीराइट की वैल्यू कम हो गई। तो ये जितनी भी वैल्यूज हैं, कॉपीराइट्स की वैल्यू, नो हाउस की वैल्यू, ट्रेडमार्क की वैल्यू अगर कम हो रही है तो वो आ जाएगा इनटेंजिबल एसेट रिटर्न ऑफ में। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, अगर कोई लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट हो गया, मान लो एसेट बेचा, आपको लॉस हो गया, तो वो भी हमारा एक नॉन ऑपरेटिंग खर्चा है और नॉन कैश भी है, तो वो भी यहाँ आएगा। फिर आता है इंटरेस्ट ऑन लोन या डिबेंचर। अरे मेरा काम तो बच्चों को पढ़ाना है, हमारी फर्म तो बच्चों को पढ़ाती है, लेकिन जो हमने लोन ले रखा है उसके ऊपर जो ब्याज है वो मेरा ऑपरेटिंग काम नहीं है, लेकिन हाँ मेरा एक खर्चा तो है। तो वो कैश खर्चा तो है लेकिन वो ऑपरेटिंग खर्चा नहीं है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन या डिबेंचर जो आप लोगों को दोगे वो भी यहां पर प्लस हो जाएगा। और शेयर इशू एक्सपेंसेस एटसेट्रा, शेयर इशू एक्सपेंस वो होते हैं जब हम आईपीओ करते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग करते हैं, तो उसके अंदर कई खर्च हो जाते हैं, पेपर वर्क, इंटरनेट वर्क, लोगों का इन्वॉल्वमेंट, ब्रोकरेज, बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं। तो शेयर इशू एक्सपेंस, अगर आपने शेयर इशू किया उसमें कोई खर्चा हो गया तो वो भी हमारा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहलाया जाएगा। गॉट इट? क्लियर है? तो ये आ गया ऐसे। क्लियर? डन। तो एटसेट्रा लिख दिया, इसके अलावा भी बहुत सारी आइटम्स आ सकती है। तो ये सारी चीजें जनरली ये होती हैं, तो इनको तो आपने ढंग से समझ ही लेना है। इसके अलावा आएगी तो क्वेश्चन में हम देख लेंगे। तो नॉन ऑपरेटिंग या नॉन कैश खर्चों को आपने जोड़ दिया और माइनस करना है नॉन ऑपरेटिंग इनकम। उल्टा हो गया ना, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। देखो, एक बंदे के लिए, एक फर्म के लिए ऑपरेटिंग इनकम वही है जो उसकी गुड्स और सर्विसेज देकर उसको मिलती है। अगर तो मैं एक व्यापारी हूं जो माल बेचता हूं, तो माल बेचकर जो मुझे पैसा मिलेगा वो मेरी ऑपरेटिंग इनकम होगी, ठीक है जी। लेकिन अगर मैं उसके अलावा मुझे कोई इनकम हो रही है, जैसे मुझे किराया आ रहा है, मुझे ब्याज आ रहा है, मुझे डिविडेंड, मैंने भी शेयर में इन्वेस्ट कर रखा है, मुझे डिविडेंड्स आ रहे हैं, तो ये सारी चीजें, या मुझे कोई कमीशन देके चला गया, तो ये सारी चीजें मेरी नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है। मतलब ऑपरेटिंग इनकम जो बिजनेस के ऑपरेशन से आएगी। उसके अलावा अगर आपको कोई इनकम मिल रही है, सेकंड इनकम, ठीक है जी, साइड इनकम, उसको आप बोलोगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम। जैसे इंटरेस्ट का मिलना, डिविडेंड का मिलना, रिसीव्ड, ठीक है जी। और उसके बाद गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, कोई फिक्स्ड एसेट बेचा, उसको बेचकर कोई गेन आया, आ जाता है ना कभी कभी, साल 2 साल 10 साल में। फिर रेंटल इनकम, आपको कोई रेंटल इनकम हो रही है,
अगर कोई भी इनकम हुई है रेंट से, मान लो आपने इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉपर्टी खरीदी थी, आपने उसको किराए पे चढ़ा दिया, किराए से आपको किराया आ रहा है, तो वो आ गया रेंटल इनकम। तो ये तीनों आइटम एटसेट्रा लिख दिया, इसके अलावा भी हो सकती है। ये सारी आइटम जो होती हैं वो होती है हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या नॉन कैश एक्सपेंस को जोड़ दिया और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को हमको माइनस कर दिया। अब ये सारी आइटम प्लस माइनस करने के बाद 3 आइटम आ गई ना, एक ये आ गई, एक ये आ गई और एक ये आ गई। इन सारी आइटम्स को प्लस माइनस करने के बाद जो आपको अमाउंट मिलेगा वो मिलेगा प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। क्या मिलेगा? प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। गॉट इट? क्लियर है? आगे बढ़े। अब ये बहुत ही सिंपल है, आपको एक छोटी सी बात याद रखनी है। प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस के अंदर आपने सिर्फ वर्किंग कैपिटल को देखना है। अब व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म वर्किंग कैपिटल, यहां लिख देते हैं फिर हटा देंगे, सबको पता ही है। वर्किंग कैपिटल के अंदर 2 चीजें आती है बेटा। वर्किंग कैपिटल के अंदर 2 चीजें आती है हमारी, एक आती है हमारी करंट असेट्स और एक आती है हमारी करंट लायबिलिटी। तो करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी का गेम आएगा। तो क्या करना है? ऐड करना है। अगर कोई करंट असेट इंक्रीज हुआ तो, अगर कोई करंट लायबिलिटी इंक्रीज हुई तो, सॉरी, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, डिक्रीज इन करंट एसेट्स, डिक्रीज इन करंट एसेट। अगर कोई करंट एसेट डिक्रीज करता है उसकी वैल्यू, या अगर कोई करंट लायबिलिटी बढ़ जाती है तो वो ऐड होंगी आइटम। मान लो स्टॉक बढ़ गया तो वो यहां नहीं आएगा, स्टॉक कम हो गया तो वो यहां आएगा। ठीक है जी। ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स यानी क्रेडिटर और बीपी, इनकी वैल्यू बढ़ गई तो यहीं आएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी वैल्यू बढ़ गई, यहीं आएगा। बात समझ में आ गई? फिर डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, अगर करंट लायबिलिटी की वैल्यू कम हो रही है, ट्रेड पेबल की वैल्यू कम हो गई, क्रेडिटर की वैल्यू कम हो गई, तो वो यहां आएगा। और अगर कोई करंट असेट की वैल्यू बढ़ गई यानी स्टॉक बढ़ गया मान लो आपका, या कैश नहीं आएगा इसमें, शॉर्ट टर्म आपकी इन्वेस्टमेंट्स भी नहीं आएंगी, कैश होता तो करंट असेट है लेकिन वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में मैंने पिछली क्लास में आपको पढ़ा दिया। तो यहाँ पर स्टॉक आ गया, डेटर्स आ गए, बीआर आ गया, समझ रहे हो? तो वो सारी चीजें यहाँ पर आ जाएंगी, प्रीपेड चीजें आ गई। क्लियर है? ये सब प्लस माइनस करने के बाद आप सब ढूंढ लोगे। स्टॉक ढूंढ लिया आपने, डेटर ढूंढ लिया आपने, बीआर ढूंढ लिया आपने, बीपी ढूंढ लिया आपने, क्रेडिटर ढूंढ लिया। सबको देखने के बाद कौन बढ़ रहा है कौन सा कम हो रहा है, प्लस माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो यहाँ पर जो अमाउंट आएगा वो आएगा प्रॉफिट आफ्टर। ये था बेटा बिफोर और ये है हमारा आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। बात समझ में आ गई? आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। क्लियर है? डन है? चलें आगे। देखो एक सेकेंड, इसको इरेज कर देते हैं, ये कंफ्यूजन क्रिएट ना कर देना। चलो, तो वर्किंग कैपिटल में 2 ही चीजें इन्वॉल्व होती हैं, करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटी। तो अब आपका लास्ट स्टेप आ गया है ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का लास्ट स्टेप क्या है, ध्यान समझेंगे, वो आ रहा है लेस। देखो ये सब आने के बाद आपने क्या करना है, लेस प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स यहां पर कौन सा आया बेटा? पेड वाला। याद करो, अभी हमने आपको फॉर्मेट में बताया था कौन से वाला, अरे भाई पीछे हो जा, कौन सा आया था? मेड वाला। यहां कौन सा था बेटा? मेड वाला। और कहां पर आएगा? वर्किंग नोट में प्लस होगा। और जो ये पेड वाला है ये हमारा ऑपरेटिंग में लास्ट में जाकर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो देखेंगे, तो अभी तक हमने क्या देखा कि हमने सबसे पहले तो वर्किंग नोट बना लिया। वर्किंग नोट बनाने के बाद वो खर्चे जो कि नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग है उनको जोड़ लो। नॉन ऑपरेटिंग इनकम अगर कोई होती है आपके बिजनेस में, आपके बिजनेस के अलावा आपको कोई पैसा मिलता है, उनको आप माइनस कर लो। माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो आएगा प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब आपको आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंजेस पे जाना है तो ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी। क्या? ऐड करना पड़ेगा इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी या डिक्रीज इन करंट एसेट, और लेस करना पड़ेगा डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड इंक्रीज इन करंट एसेट्स। ठीक है जी। ये सब प्लस माइनस करने के बाद आपको मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। प्रॉफिट आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, और लेस कर देंगे इसमें से प्रोविजन फॉर टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। प्रोविजन फॉर टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। और उसके बाद बताया ना, एक वक्त आने पर या तो ऐड होंगी या लेस होंगी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अब ये क्या होंगी वक्त आने पर, ठीक है ना। ये सब प्लस माइनस करने के बाद बड़ा ध्यान से समझना,
इतनी सारी आइटम्स हैं, इतनी सारी आइटम्स को प्लस माइनस करने के बाद या तो आंसर पॉजिटिव आएगा या आंसर नेगेटिव आएगा। मानते हो? या तो आंसर पॉजिटिव आएगा या आंसर नेगेटिव आएगा। अगर तो आंसर पॉजिटिव आया तो हम क्या लिखने वाले हैं? कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी करते करते बिजनेस में इतना पैसा गया नहीं जितना ज्यादा आया, तो इतना पैसा ज्यादा आया है, इनफ्लो हुआ है एज कंपेयर टू आउटफ्लो। तो ये ऑब्वियसली बात है, इंक्रीमेंटल बेसिस पर है, तो ये फर्क बता रहा है। तो कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश इनफ्लो, और अगर वो नेगेटिव है तो वो आ जाएगा यूज्ड। हमने बिजनेस ऑपरेशन को करने के लिए पैसा इस्तेमाल किया, इतना तो आया नहीं जितना हमने लगा दिया। तो ये बुरी बात नहीं है, वैसे देखा जाए ऑपरेटिंग एक्टिविटी जितनी पॉजिटिव होगी उतना बढ़िया रहेगा फर्म के लिए, लेकिन ऐसा होता नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है जी, तो इसको ये मत समझना नेगेटिव वाली चीज खराब है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है जी, पॉजिटिव हो तो बेहतर है, लेकिन नेगेटिव वाली चीज ऐसा नहीं है कि फर्म ही बर्बाद चल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये तो सिर्फ कैश का फ्लो बता रहा है। ओके, कैश एंड बैंक का फ्लो। तो कैश इनफ्लो पॉजिटिव, क्या पता अभी डिडेटर से बहुत सारे पैसे लेने हो, बहुत सारी चीजें हो, समझ रहे हो? तो आपको इतना ज्यादा घबराने की बात नहीं है। इन्वेस्टिंग भी नेगेटिव आ सकती है, फाइनेंसिंग भी नेगेटिव आ सकती है, फर्म ढंग से कर रही होगी काम। तो कैश इनफ्लो यानी पॉजिटिव, अगर इनफ्लो है तो पॉजिटिव बैलेंस आएगा तो इनफ्लो लिखना है, नेगेटिव आएगा तो यूज लिखना है। तो यानी दो स्टेटमेंट आ सकती हैं, कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी या कैश यूज्ड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ओके, बात समझ में आ गई? डन। चलो जी, ये हो गया हमारा ए पार्ट। हमने देखा ये हमारा कौन सा था? ए पार्ट था। ए पार्ट होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो सबसे ज्यादा मेहनत आपको लगेगी ऑपरेटिंग के अंदर, इसके अंदर गलती नहीं होनी चाहिए, उसके अलावा गलती होती ही नहीं है। दूसरा आता है हमारा, दूसरी एक्टिविटी आती है हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये मैंने अब यहां पर मैंने डायरेक्ट तुम्हारे लिए लिखा है। डायरेक्ट अप्रोच का मतलब है इसमें सीधा सीधा काम चलेगा। अब देखो कहानी सुनेंगे। कहानी ये है कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या क्या आता है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर सिर्फ और सिर्फ सेल एंड परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स आएगा या इन्वेस्टमेंट आएंगी, और इन इन्वेस्टमेंट और एसेट्स को से अगर आपको कोई इनकम हो रही है, देखो गेन और लॉस नहीं कह रहा, बेचने पर गेन और लॉस नहीं कह रहा, इनसे कोई इनकम हो रही है, जैसे कोई इंटरेस्ट मिल रहा है, कोई डिविडेंड मिल रहा है, कोई रेंटल इनकम हो रही है, यानी जो भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम थी वो भी यहां पर आएगी। देखते हैं, एड लिखा है सेल ऑफ एनी फिक्स्ड एसेट या इन्वेस्टमेंट। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट बेचते हो या कोई फिक्स्ड एसेट बेचते हो तो उससे पैसा आएगा, तो इसलिए हमने क्या लिखा है? एड इनकम फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट। अगर कोई इन्वेस्टमेंट से इनकम होती है, जैसे डिविडेंड मिलना, समझ रहे हो, रेंटल इनकम आना या कोई ब्याज आना, इसके अलावा तो कोई इन्वेस्टमेंट से चीज नहीं आती ना। इंटरेस्ट देख लेना स्पेलिंग, तो इंटरेस्ट दोबारा लिख दूं तो बच्चे कमेंट सेक्शन में ना कमेंट सेक्शन में अजीब अजीब बातें करेंगे। फिर देखो इंटरेस्ट, हाँ जी। तो अब यहां पर क्या है कि या तो डिविडेंड है या रेंटल है या इंटरेस्ट है। तो या तो इंटरेस्ट मिल रहा होगा, डिविडेंड मिल रहा होगा, या कोई रेंटल इनकम मिल रही होगी आपकी इन्वेस्टमेंट से, और लेस करेंगे परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। अगर हम कोई असेट खरीद रहे हैं या अगर हम कोई इन्वेस्टमेंट खरीद रहे हैं तो उसमें तो पैसा जाएगा ना, तो वो क्या हो जाएगा? माइनस। सिंपल सा फंडा है, पैसा आएगा तो प्लस हो रहा है, जाएगा तो माइनस हो रहा है, और उसके अंदर फिक्स्ड एसेट इन्वॉल्व होना चाहिए। ठीक है जी। अब देखो लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट और गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट में फायदा और नुकसान कभी कैश में नहीं होता, वो तो बस हो गया। अगर देखो वो लॉस है तो भी वो सेल वैल्यू के अंदर इंक्लूडेड है, माइनस हो रखा है, और अगर वो फायदा है तो वो भी सेल वैल्यू के अंदर है। तो हम टोटली सेल वैल्यू ले रहे हैं यहाँ पर, तो सेल वैल्यू जितनी भी होगी वो तो प्लस हो जाएगी, और जितनी भी हमारी परचेज वैल्यू वो क्या हो रही है? माइनस। गॉट इट। तो अगर हम कुछ खरीद रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? माइनस, और अगर हम कुछ बेच रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? हमारा प्लस। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो फिर यहां पर भी इतनी सारी आइटम्स को प्लस माइनस करने के बाद या तो आंसर आपका बचेगा पॉजिटिव या आपका आंसर बचेगा नेगेटिव, या तो प्लस या माइनस। तो अगर कैश इनफ्लो है तो यानी वो प्लस होगा, और कैश यूज्ड है यानी ज्यादा पैसा लगा दिया आपने इस एक्टिविटीज को करने के लिए, तो वो आएगा माइनस में।
ठीक है जी। तो या तो आंसर प्लस में आएगा या माइनस में। अगर आंसर प्लस में है तो स्टेटमेंट क्या आएगी, कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और अगर वो माइनस में है तो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। गॉट इट, बात समझ में आ गई है। आगे बढ़े तो हमारे दो चीजें पूरी हो गई हैं, एक है हमारा, जल्दी जल्दी बोलेंगे, इन्वेस्टिंग, और एक हो गया हमारा ऑपरेटिंग। ठीक है जी, ऑपरेटिंग हमने इनडायरेक्ट अप्रोच से पढ़ा है और इन्वेस्टिंग जो है हमने डायरेक्ट अप्रोच से पढ़ा है। लास्ट आता है हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। देखो फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी मींस प्रोक्योरमेंट एंड रीपेमेंट ऑफ फंड्स। ठीक है जी, एक चाय की दुकान चलाने के लिए भी ना आपको रोकड़े की जरूरत पड़ती है। छोटा से छोटा बिजनेस, बड़े से बड़े बिजनेस में पैसे यानी फंडिंग की बहुत जरूरत पड़ती है। तो एक बड़ी कंपनी, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, एक बड़ी कंपनी जैसे आईटीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर या कोई भी बड़ी कंपनी जो भी आपके दिमाग में, हल्दीराम्स ले लो, कोई भी ले लो, भारत पे ले लो, तो उनको फंड चाहिए। भारत पे तो फंड देता है लेकिन पीछे से लेता भी तो होगा। एक बैंक है, आपको लोन दे रहा है लेकिन वो लोगों से लेकर आपको पैसा दे रहा है, अपना पैसा बहुत ही कम यूज कर रहा है। लेकिन अगर हम एक नॉर्मल एंटरप्राइज की बात करें, एक नॉर्मल कंपनी की बात करें, तो अगर उसके सामने एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसको प्रोक्योर करने के लिए, जिसको पूरा करने के लिए उसको 5-10 लाख या 50-60 लाख रुपए की आवश्यकता है, तो उसके पास अगर पैसा होगा तो खुद का ही लगा देगा, क्यों मार्केट में ब्याज भरेगा। लेकिन अगर उसके पास पैसा नहीं है और कॉन्ट्रैक्ट पूरा करके उसको बड़ा मुनाफा होने वाला है या बड़ा नाम होगा उसका मार्केट के अंदर, तो वो क्या करेगा, मार्केट से लोगों से पैसा उठाएगा। तो पैसा उठाने के दो तरीके होते हैं। पहला होता है इक्विटी, आप अपनी कंपनी की इक्विटी डाइल्यूट कर दो। शार्क टैंक इंडिया आप लोगों ने देखा, लोग वहां आते हैं, पैसा लेने आते हैं और अपनी कंपनी का एक हिस्सा उन शार्क्स को दे देते हैं। ठीक है जी, तो होता है इक्विटी। अपनी इक्विटी को डाइल्यूट कर दिया, अपने मालिकाना हक के अंदर थोड़ा सा सेक्रीफाइस कर दिया कि भैया जो भी पैसा कमाएंगे उसका 2% 10% आप ले लेना आज से, यानी इस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं, पूरी कंपनी का 10% आपको दिया और आप हमको 1 करोड़ रुपया दे दो। ठीक है जी, अगर ऐसी बात बनती है तो ठीक है। लेकिन दूसरा रास्ता यह है कि आप लोन ले लो। लोन आप चाचा मामा ताऊ से भी ले सकते हो, लोन आप बैंक से भी ले सकते हो, लोन आप लोगों से भी एज डिबेंचर, मैंने चैप्टर पढ़ा रखा है आपको इशू ऑफ डिबेंचर, वहां से भी आप पढ़ सकते हो कि हम डिबेंचर इशू करके लोन कैसे ले सकते हैं। ठीक है जी, तो यानी ये होता है प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स। अच्छा, अब इनको रीपे भी तो करना है। मान लो अगर मैंने अपना इक्विटी को डाइल्यूट कर दिया, अब मेरे पास पैसा आ गया, अब मेरा कोई शेयर होल्डर कहता है कि नहीं भाई मुझे तुम्हारी कंपनी पसंद नहीं है, तो मैं अपना ही शेयर मार्केट में जाकर बायबैक भी कर सकता हूं। तो मेरी अब इक्विटी होल्डिंग स्ट्रांग हो जाएगी। करती है ऐसी कंपनियां, कम करती हैं लेकिन करती हैं या कर सकती है। दूसरा, लोन तो आपको रीपे करना पड़ेगा, डिबेंचर की भी एक लाइफ होती है, लोन रीपेमेंट का एक ड्यू डेट आएगा, वह तो आपको पे करना ही पड़ेगा। प्लस इसके अलावा आती है एक फाइनेंस कॉस्ट। अब फाइनेंस कॉस्ट के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? फाइनेंस कॉस्ट के अंदर आती है जो आप उनसे पैसा ले रहे हो, भाई बदले में तो कुछ दोगे ना आप उनको। अब बदले में हम लोग दे रहे हैं डिविडेंड शेयर होल्डर को, बदले में हम दे रहे हैं ब्याज, बदले में हम दे रहे हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड। तो ये सारे जो डिविडेंड या इंटरेस्ट हमारी जेब से जा रहा है उन डिबेंचर या शेयर होल्डर को, इसको बोलते हो फाइनेंस कॉस्ट, यानी इस फाइनेंस को उठाने का खर्चा। तो ये सारी चीजें आती है हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। आई होप बात क्लियर हो गई होगी। अब देखते हैं इसको लिखेंगे कैसे। शाबाश, आ जाओ। क्या है कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, यानी ये भी डायरेक्ट अप्रोच है। पैसा आएगा तो हम जोड़ेंगे, जाएगा तो हम घटा देंगे। ठीक है जी। इशू ऑफ शेयर्स या डिबेंचर्स इंक्लूडिंग एसपीआर। अब देखो, इतने पढ़े लिखे मेरे बच्चे तो होंगे कि हम डिबेंचर और शेयर प्रीमियम पर भी इशू कर सकते थे। तो अगर हमने वो डिबेंचर या शेयर प्रीमियम पे इशू किया है, यानी एसपीआर अकाउंट दिया हुआ है आपको, तो यहां पर जो अमाउंट आएगा वो एसपीआर जोड़ कर आएगा। ठीक है जी। मान लो 1 लाख रुपए के आपने फेस वैल्यू बेची और 10,000 रुपए उसमें प्रीमियम भी था, तो यहां पर 1,10,000 रुपए आएगा। तो इशू ऑफ डिबेंचर या शेयर से पैसा आएगा हमारे पास तो वो हो जाएगा ऐड रेजिंग ऑफ लोन, मार्केट से लोन उठा लेना, बैंक से लोन उठा लेना, तो भी हमको पैसा आएगा। इन दो ही सूरतों से आपके पास पैसा आ सकता है, इशू ऑफ शेयर या डिबेंचर या मार्केट से लोन ले लेना। अब पैसा जाएगा कैसे? बाय बैक ऑफ शेयर। आप मार्केट में गए, शेयर बाजार खुला सुबह 9:15 बजे 9:30 बजे और आपने अपनी ही कंपनी के शेयर मार्केट से खरीद लिए। कंपनी कर लेती भाई, होल्डिंग तो हमारे पास ही आ गई ना।
ठीक है जी। या कोई शेयर होल्डर था हमारा, बड़ा शेयर होल्डर था, उसने कहा, जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपने भारत पे का सीन देखा है, अश्नीर ग्रोवर ने भारत पे छोड़ दिया है, तो उसका इक्विटी कुछ तो होगा ना उसमें हक, तो वो बाकी शेयर होल्डर ने अपने हाथ में ले लिया होगा और उसको अच्छा अमाउंट पे करके यहाँ से भेज दिया। तो अब जो वो 10% 12% का मालिक होगा या 30% का मालिक होगा, तो वो मालिकाना हक अब अश्नीर ग्रोवर का नहीं बचा, वो किसका बचा है, बाकी जो फाउंडर्स होंगे या को फाउंडर्स होंगे उस भारत पे के। समझ रहे हो? तो बायबैक कर लिया, कंपनी ने एक शेयर होल्डर को निकाल दिया या निकल गया वो, और वहां से अपना शेयर बायबैक कर लिया। तो उसके लिए पैसा चाहिए भैया, पैसा तो जाएगा। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, आप डिबेंचर को रिडीम भी करना है तो भी पैसा लगेगा। अच्छा, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर भी बेटा प्रीमियम अमाउंट पर भी होता है, हमने पढ़ा था, प्रीमियम इंक्लूड करके आपको यहां पर लिखना पड़ेगा। रीपेमेंट ऑफ लोन, आपने लोन बैंक का पैसा उसके मुंह पे मार दिया, तो रीपेमेंट ऑफ लोन या डिविडेंड या इंटरेस्ट पेड। अब इस पूरे प्रोसेस में या तो आप ब्याज दोगे या आप डिविडेंड दोगे। अब डिविडेंड दोनों होंगे, इंटेरियम भी और फाइनल भी। ध्यान सुनना, ये जो डिविडेंड होगा ये इंटेरियम डिविडेंड, अभी आती पड़ा था ना इंटेरियम डिविडेंड क्या होता है, इंटेरियम भी हो सकता है और फाइनल डिविडेंड भी हो सकता है। वही फाइनल डिविडेंड जो हमने वहां पर ऑपरेटिंग निकालते समय ऐड किया था, नहीं याद आया? ये देख लो, प्रपोज डिविडेंड जो फाइनल डिविडेंड था वो भी, और इंटेरियम डिविडेंड विच इज ऑलवेज गिवन इन एडजस्टमेंट वो भी, तो वो भी यहां पर माइनस हो जाएगा। तो जो भी पैसा आया और गया माइनस हो जाएगा, और फिर अगर प्लस या माइनस, या तो आएगा प्लस या आएगा माइनस, तो अगर वो प्लस आएगा तो बोलेंगे कैश इनफ्लो, जाएगा तो बोलेंगे कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो अब हमारे पास 3 मेजर आंसर्स हैं। पहला तो आएगा ए का आंसर जो कि ये रहा, फिर आएगा हमारा बी का आंसर जो कि ये रहा, और फिर आएगा हमारे सी का आंसर, अच्छा वो भी ये रहा। ठीक है जी, कहां गया? ए और बी का तो ये रहा और सी का ये रहा। गॉट इट? तो 3 आंसर है। अब 3 आंसर में 2 प्लस के 1 माइनस का, तीनों माइनस के, या तीनों प्लस के, या 1 प्लस का 2 माइनस के, ऐसा हो सकता है बेटा। अब इन तीनों को जोड़कर जो अमाउंट यहां पर आएगा, ए प्लस बी प्लस सी करके जो भी अमाउंट हमारा यहां पर आएगा, या तो वो पॉजिटिव होगा या वो नेगेटिव होगा। अगर वो पॉजिटिव है तो क्या लिखोगे? नेट इंक्रीज इन कैश एंड नेट इंक्रीज इन कैश, ये दोबारा कैश नहीं लिखना आपको, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और अगर वो नेगेटिव में होगा तो नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है जी। इतना तामझाम करने के बाद हमको पता कैसे चलेगा कि हमारा काम ठीक है या नहीं है? तो देखो, हमको पता कैसे चलेगा, हम ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को लिखेंगे, हम ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखेंगे। अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होता है ये पढ़ लेते हैं, आ जाओ। अभी ऊपर वाले को छोड़ो, नीचे वाले को देखो। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होता है? एक तो कैश इन हैंड होता है, बताया था, कैश एट बैंक होता है, बताया था, बैंक किसी भी रूप में हो सकता है वो, और मार्केटेबल सिक्योरिटी, जितनी भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, जितनी भी शॉर्ट टर्म यानी करंट इन्वेस्टमेंट होती हैं, उनको हम बोलते हैं मार्केटेबल सिक्योरिटीज। इन तीनों को जोड़ के जो भी अमाउंट होगा आप यहां पर लिखोगे, और इफ इन केस उसको जोड़ने के बाद क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ जाएगा, तो समझ लेना आपका काम बिल्कुल ओके रिपोर्ट है, जो कि होगा, चिंता वाली बात ही नहीं है। इस फॉर्मेट को अगर आपने याद कर लिया, याद से ज्यादा समझ लिया, इसका क्या कह सकते हो आप, जो ऑर्डर है उसको अगर आपने एक बारी समझ लिया कि इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, तो आपको कैश फ्लो, जो कि बहुत खूंखार टॉपिक लगता है, इससे आसान टॉपिक कोई लगेगा नहीं। बस हमको ऑर्डर पता होना चाहिए कि किस ऑर्डर में कौन सा सामान आएगा। ठीक है जी। कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, कोई टेंशन नहीं है। और हाँ, बच्चों को इसकी एडजस्टमेंट से डर लगता है। अगली क्लास हम देखो, मैं बहुत स्लो चला रहा हूँ इस चैप्टर को, बहुत ही ज्यादा सटीक तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, एब्जॉर्प्शन आपकी बढ़िया होनी चाहिए। ठीक है जी। वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, कर लेंगे, एनपीओ भी हो जाएगा, चिंता मत करो।
एक क्लास और इसकी ऐसी कंसेप्चुअल जाएगी, फिर एक क्लास में सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है जी। तो ये 4 लेक्चर का तो ये चैप्टर बेटा बनेगा ही बनेगा, 4 या 5 लेक्चर का बनेगा। उसके बाद एनपीओ में 3 लेक्चर में आपको वन शॉट भी पढ़ा सकते हैं, 2 लेक्चर में, क्योंकि एनपीओ में इतना ज्यादा कुछ पढ़ने के लिए नहीं है जितना है। एनपीओ में एक ही चीज है, वो है सब्सक्रिप्शन। यहां पर हमें दम लगाकर बात पढ़नी है, क्योंकि यहां पर पूरे के पूरे 11-12 की सारी अकाउंटेंसी का यूसेज आ जाता है, ठीक है जी। तो ये है हमारा फॉर्मेट। पहले आया ऑपरेटिंग, फिर आया इन्वेस्टिंग, और अब आ गया फाइनेंसिंग। इसके बाद चौथा जो केस आता है वो आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का। प्लस माइनस करने के बाद या तो आंसर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। इसके अंदर आपने क्या जोड़ देना है, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और उसको जोड़ने के बाद अगर हमारा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ जाता है तो हमारी बात बन जाती है। गॉट इट? क्लियर है? आगे बढ़े, देखें। अब इसके अंदर ना एक बात और है, फॉर्मेट समझ में आ गया। एक बात और है, देखो कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन होती है जो टीचर एक्सपेक्ट कर रही है आप फुटनोट पर लिखो। बीइंग अ टीचर मैं भी एक्सपेक्ट करता हूं कि मेरा स्टूडेंट उसको फुटनोट पर लिख कर आए। देखो कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन हुई होंगी बिजनेस के अंदर जिसके अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, जैसे अभी आपने यहाँ देखा इशू ऑफ शेयर, ये पता क्या चलेगा मेरा शेयर इशू हुआ है। तो 2018 के बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल के आगे अमाउंट लिखा हुआ है 18 लाख रुपए, और 2019 में लिखा है 20 लाख रुपए। तो इसका मतलब है कंपनी ने 2 लाख के शेयर इशू किए होंगे। तो अगर हम उसको यहां पर लिख दें तो बात बन जाएगी, ठीक है जी। लेकिन अगर आपको एडजस्टमेंट में ये लिखा हुआ है कि आपने जो वो 2 लाख रुपए के शेयर्स थे वो वेंडर को दिए थे, याद है वेंडर, जिससे आपने कोई एक असेट खरीदा था, तो मुझे बताओ ना। अच्छा, और फिर जो हमने मशीनरी भी खरीदी हुई है, मान लेते हैं हमने जो मशीनरी भी खरीदी हुई है उसके प्रति भी कैश नहीं गया। हमने तो मशीनरी ली और शेयर दिए, तो ना तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हुई क्योंकि कैश का आना जाना हो नहीं रहा, और ना ही ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी हुई। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन हो गई जिसको हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट यानी इंपॉर्टेंट नॉन कैश ट्रांजैक्शन। जैसे पहला आता है, पहले वाला देख लो, इशू ऑफ शेयर्स या डिबेंचर टू अ वेंडर फॉर परचेज ऑफ एनी एसेट। तो अगर कोई एक असेट खरीदते वक्त हम अपने शेयर या डिबेंचर को इशू करते हैं, कोई भी डिबेंचर को या शेयर को अगर हम इशू करते हैं फॉर परचेज ऑफ असेट, तो उससे जो हमारे पास असेट आ रहा है, असेट की वैल्यू बढ़ती हुई नजर आ रही है, उसके प्रति हमारा कैश नहीं गया। अगर वो कैश गया ही नहीं, अगर वो कैश गया ही नहीं, तो बेटा वो कैश फ्लो एक्टिविटीज में कैसे आ जाएगा? तो ना ही वो इन्वेस्टिंग हुई, ना ही वो फाइनेंसिंग हुई, लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन हुई। तो यानी जब कोई बंदा हमारा सीएफएस चेक कर रहा होगा कि इस बंदे ने सीएफएस ठीक बनाया है या नहीं बनाया, तो आप मुझे बताओ, बैलेंस शीट में तो शेयर कैपिटल बढ़ती हुई नजर आ रही है लेकिन आपने यहाँ लिखा नहीं हुआ, और बैलेंस शीट में मशीनरी बढ़ती हुई नजर आ रही है, आपने यहाँ नहीं लिखा, लेकिन आपका फुटनोट आपको बता जाएगा कि भैया जो शेयर कैपिटल की वैल्यू बढ़ती हुई दिख रही है या मशीनरी की वैल्यू बढ़ती हुई दिख रही है, वो दोनों एक ही बात है, क्योंकि हमने उसी बंदे को शेयर दिए जिससे हमने मशीनरी खरीदी है। तो ये जस्ट काइंड ऑफ बार्टर सिस्टम हमने किया, तो वहाँ कैश का इन्वॉल्वमेंट हुआ नहीं। तो ये बात आपको लिखनी होती है, इशू ऑफ शेयर्स ऑफ डिबेंचर और टू अ वेंडर फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है जी। और दूसरा आता है इशू ऑफ बोनस शेयर। जब कंपनी के पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की गुल्लक बहुत ज़्यादा भर जाती है या कंपनी के पास बहुत ज़्यादा धन पड़ा होता है फालतू का, तो अपने शेयर होल्डर्स को खुश करने के लिए वो क्या करती है, बोनस शेयर इशू कर देती है। बोनस शेयर कैसे इशू होते हैं? लगभग जैसे मान लो 5:1, मतलब किसी के पास अगर मेरे 5 शेयर्स है, मेरी कंपनी के 5 शेयर है, तो उसको 1 शेयर मैं फ्री में दे दूंगा, 1 शेयर फ्री में। तो मुझे बताओ, यहां पर भी तो शेयर कैपिटल मान लेते हैं, हमारी शेयर कैपिटल थी 10 लाख रुपए। कितनी थी? 10 लाख। अब वो हो गई 12 लाख रुपए। कितनी हो गई? 12। अब बेटा देखो 5:1 है, तो इसको अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो 2 लाख ही तो आएगा। क्या आएगा? 2 लाख ही तो आएगा। तो यानी जो ये इंक्रीमेंट दिख रहा है ना, इसके प्रति पैसे नहीं आए, इसका मतलब ये होगा कि ये बोनस शेयर्स होंगे। ये बात लिखी होगी एडजस्टमेंट में, ऑब्वियसली बात है, हम खुद जज नहीं कर पाएंगे, लिखा होगा कि बोनस शेयर थे 5:1 के। तो यानी 10 लाख को 5 से डिवाइड करेंगे 2 लाख आएगा। तो यानी 10 लाख रुपए के प्रति आपको 2 लाख रुपए के शेयर्स मुफ्त में देने पड़ेंगे। बात समझ में आ गई? तो जो 2 लाख रुपए इंक्रीमेंट हुआ, ये भी कैश लेकर नहीं आ रहा है, दैट्स वाई ये भी आएगा सिग्निफिकेंट नॉन कैश ट्रांजैक्शंस। क्या आएगा? सिग्निफिकेंट नॉन कैश ट्रांजैक्शन। बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो दीज आर, अच्छा और भी होती हैं ऐसी एंट्रीज, लेकिन हमारे
जो 11th का प्रोटोकॉल है या जो 11th का जो सिलेबस है उसके लिए सफिशिएंट है, उसके लिए सफिशिएंट है। लेकिन फुट नोट डालने की हैबिट डाल दो, ठीक है जी, बात समझ में आ गई, क्लियर है। अच्छा जी, अब एक बार जल्दी जल्दी से हम पढ़ लेते हैं क्या हुआ। पहला आता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है जी, जिसके अंदर हम सबसे पहले जाएंगे वर्किंग नोट में। वर्किंग नोट में सबसे पहला काम प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट, उसके अंदर ऐड करना है आपको 4 एप्रोप्रिएशन, प्रोविजन फॉर टैक्स, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, प्रोविजन प्रपोज डिविडेंड पेड वाला और टैक्स मेड वाला, और लास्ट में जो चीज़ आ गई वो आ गई हमारी इंटेरियम डिविडेंड। तो ये पांचों चीज़ों मिलाकर हमारा क्या बना देगी, वर्किंग नोट पूरा हो जाएगा और स्टार्टिंग पॉइंट स्टार्ट हो जाएगा। फिर 2 चीज़ें ऐड या लेस करनी है। ऐड करनी है नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जिसके एग्जांपल्स ये लिखे हुए हैं, और एक होती है नॉन ऑपरेटिंग इनकम, जिसके एग्जांपल ये लिखे हुए हैं, ठीक है जी। इसके अलावा अगर आपको कोई याद आता है तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में लिखना। अच्छा जी, प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, इसके अंदर वर्किंग कैपिटल की बात होती है, यानी करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो प्लस, डिक्रीज होगी तो माइनस, करंट एसेट डिक्रीज होगा तो प्लस, और अगर इंक्रीज होगा तो माइनस। इनको प्लस माइनस करने के बाद आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है जी। लेस हो जाएगा प्रोविजन फॉर टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, मेड अलग था वो वहाँ प्लस हुआ था, पेड वाला यहाँ पर माइनस हो जाएगा। सर पेपर में कैसे चलेगा पेड कौन सा है मेड कौन सा है, जानने के लिए देखते रहें, अगला एपिसोड जरूर बताऊंगा, और इसके लिए भी अगले एपिसोड देखने पड़ेंगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स प्लस माइनस करने के बाद या तो आंसर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा तो कैश इनफ्लो, नेगेटिव आएगा तो कैश यूज्ड। बात समझ में आ गई। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी डायरेक्ट अप्रोच, असेट बेचकर पैसा जो आएगा वो प्लस, असेट खरीद कर जो पैसा आएगा वो माइनस, असेट से कोई इनकम आ रही है तो वो भी क्या हो जाएगी प्लस। फिर वही या तो आंसर प्लस होगा या आंसर माइनस होगा। फिर आता है फाइनेंसिंग, बहुत बढ़िया तरीके से बता दिया। फाइनेंस से जो भी पैसा आएगा वो प्लस और जो भी जाएगा वो माइनस, चाहे वो आप रीपेमेंट कर रहे हो चाहे उनको ब्याज या डिविडेंड दे रहे हो। ये भी आंसर पॉजिटिव आएगा तो प्लस, नेगेटिव आएगा तो माइनस। अब 3 आंसर हमारे पास होंगे, उनको जोड़ने के बाद प्लस माइनस करने के बाद या तो नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आएगा या नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आएगा, और ऐड कर दोगे अगर इसमें ओपनिंग कैश, और ऐड करने के बाद आपको मिल जाता है क्लोजिंग कैश, तो समझ लेना आपका काम बिल्कुल ओके है, ठीक है जी। और इसके बाद ये फुट नोट पर ये चीज़ें लिख लेनी है। देखो ये तो आपको समझाने के लिए, दिस इज द फुट नोट, ये है हमारा फुट नोट, इसको देख लेना है। वो है सिग्निफिकेंट नॉन कैश ट्रांजैक्शन। सिग्निफिकेंट नॉन कैश ट्रांजैक्शन है जैसे इशू ऑफ बोनस शेयर और इशू ऑफ शेयर और डिबेंचर टू अ वेंडर फॉर परचेज ऑफ एनी एसेट और बिजनेस। बात समझ में आ गई, क्लियर है। अब अगले लेक्चर तक एडजस्टमेंट सीखेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे। अगले लेक्चर तक आपने इस फॉर्मेट को शीशे की तरह साफ कर लेना है, लिख भी लेना है और अच्छे से इसको एब्जॉर्ब कर लेना है, ठीक है जी। कोई भी डाउट अगर इसके अंदर रह गया तो कमेंट सेक्शन में बताओ, नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्रैक करने की पूरी कोशिश की जाएगी। बात समझ में आ गई, बात डन है, ठीक है जी। तो मिलेंगे हम अगली क्लास में विद एडजस्टमेंट के साथ, कैश फ्लो की स्टेटमेंट की एडजस्टमेंट, छोटी से छोटी एडजस्टमेंट क्रैक करेंगे और आपका ये चैप्टर स्ट्रांग बना दूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।